एंड वेलकम टू रुद्र अकेडमी क्लासेस। पिछली लास्ट क्लास में हमने लेसन नंबर 7 के अंदर रदरफोर्ड का नियम पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने काफी चीजें सीखी थी। तो जब हम ये सब चीजें हमारा चल रही थी, जैसे रदरफोर्ड हुआ, नील्स बोर हुआ, डोल्टन हुआ, जब ये उल्टी सीरीज से अपना काम कर रहे थे तो उसी के साथ साथ हमारा एक काम और चल रहा था, वो था तत्वों की खोज। तो उस वक्त काफी सारे तत्व भी खोजे गए थे। अब जब इन तत्वों को खोज भी लिया तो हमारा टॉपिक आता था कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीजें आ जाती है, जब हम बहुत सारी चीजें खरीद के लेके आते हैं तो उनको मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, उनको एक जगह उनकी फिक्स देनी पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ तत्वों के साथ था। जब एलिमेंट्स बहुत सारे खोजे गए थे, एटम्स हमारे पास काफी सारे आ गए थे, तो उनको एक अरेंज करना था, चाहे एक सीरीज में चाहे कैसे भी। तो इसके लिए हमारे पास 4 साइंटिस्ट आए थे। ठीक है, 4 साइंटिस्ट सबसे पहले आए थे डोबेराइनर का त्रिक नियम। इन्होंने अपना एक अलग नियम दिया। फिर ये नियम जब गलत साबित हुआ तो जब न्यूटन का अष्टक नियम आया, और जब ये गलत साबित हुआ तो मेंडलीफ आया। मेंडलीफ गलत साबित हुआ तो हेनरी मोल्डे मतलब कि अपनी पीरियोडिक टेबल आई थी, जो मैंने हम पढ़ते हैं ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाई। अब एक बच्चे का जैसे मेरे पास मैसेज आया, वो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज आती है कि जब ये बहुत सारे साइंटिस्ट फेल होते जा रहे हैं तो हम लोग इनको क्यों पढ़ते जा रहे हैं, हमें याद करने की क्या नीड है। तो देखो, ऐसा है कि साइंस एक एक्सपेरिमेंट वाला सब्जेक्ट है। इसमें लोग आएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहां से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और जहां फेल भी हो गए तो भी कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। लाइक जैसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया था, उसके बाद में हमारे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत आया। तो थॉमसन भले ही गलत साबित हुआ, उसने एक्सपेरिमेंट तो किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हमें कुछ न कुछ नॉलेज तो दी, फिर बाद में कई नए साइंटिस्ट आके नए एक्सपेरिमेंट करके उसके गलत साबित कर दिया। तो लाइक ऐसा कुछ चलता रहता है, और वो हम लोगों को सबको याद तो क्या है, समझना है, हमें जानना चाहिए कि यार ऐसे एक्सपेरिमेंट को जब ऐसा किया गया तो ऐसा क्या हुआ। साइंस यही कहती है कि बस एक्सपेरिमेंट करते जाओ, नॉलेज मिलती जाएगी। ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता के अंदर। आज हम ये 2 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये 2 डिस्कस करने वाले हैं। इन दोनों को कंपैरिजन से याद करेंगे, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल बेसिक चीज है। अगर आप आगे जाके साइंस भी लोगे तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा। जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो बिल्कुल बेसिक है, वो अपन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने वाले। ऑलराइट, सो अब हम पढ़ते हैं डोबेनाइर का त्रिक नियम। सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये जो 2 साइंटिस्ट थे, ये आया था हमारे पास 1800, एग्जैक्टली इसका है 1829 में। ये आया था हमारे पास 1829 में, और ये आया था हमारे पास 1865 में। ऑलराइट, तो इस वक्त जो तत्व थे हमारे पास, इस वक्त कुछ ना कुछ तत्व जो खोजे गए थे वो थे 30, और इस वक्त थे हमारे पास 63 अप्रोक्स इसके माना जाता है। इसको 31 भी बोला जाता है। कुछ तत्व क्या होते हैं, मानव द्वारा निर्मित होते हैं, तो हम लोग उनको कभी कभी कैलकुलेट नहीं करते हैं। ऑलराइट, सो अब देखो कि हमें पहले पढ़ना है डोबेनाइर का त्रिक नियम, और उसके बाद में पढ़ना है न्यूटन का अष्टक नियम। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे डोबेनाइर का त्रिक नियम। स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी, कभी कभी 1 नंबर में ये पूछ ही लिया जाता है। तो देखो, डोबेनाइर का त्रिक नियम जो है, सबसे पहले तो 1829 में आया था। इस टाइम पे 30 तत्व ज्ञात थे, और इसने क्या बोला, इसके पास टोटल 30 तत्व थे। कितने तत्व थे? 30। ठीक है, अब इसने इसके नाम में आ गया अरे त्रिक। तो सबसे पहले मैं बताता हूं त्रिक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं त्रिक क्या होता है। त्रिक का मतलब है 3 तत्वों का समूह। त्रिक का मतलब क्या है? 3 तत्वों का समूह। तो डोबेनाइर ने क्या करा, सबसे पहले 3 तत्वों, मतलब कि एक एक त्रिक है ना, 30 तत्वों के त्रिक बनाए। तो कितने त्रिक बन जाएंगे? 30 है तो कितने? 10 त्रिक बना लिए इसने। क्या करा? 10 त्रिक बनाए। और किसके अकॉर्डिंग बनाए? कि जिनके समान गुणधर्म है उनको साथ में रख लिया। मतलब जिनके समान प्रॉपर्टीज है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उनको जब साथ में रखा तो इसने पाया जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, इन तीन तत्वों को उसने एक त्रिक बनाया। तीनों एक धातु है। ठीक है, क्षारीय धातु जिनको बोला जाता है। तो जब ये धातु है तो इन तीनों के गुणधर्म समान होंगे, तो इनको इन तीनों ने साथ में रखा। और इसने क्या बोला कि पहले वाले और दूसरे वालों का परमाणु भार का योग बीच वाले तत्व के लगभग बराबर होता है। क्या बोला इसने कि जब एक त्रिक लिया, उस त्रिक के अंदर प्रथम और आखिरी वाले तत्व के परमाणु भार का औसत मध्य वाले तत्व के
लगभग बराबर होता है। अब परमाणु भार क्या होता है? परमाणु भार हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है। जैसे कि अगर कार्बन है कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे, तो इसका कितना वेट हो सकता है ना? इसका वेट कितना होगा परमाणु भार? तो कार्बन का डबल कर दीजिए, कितना होगा? 12। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, इसमें बहुत सारे अपवाद भी आते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम 11 नंबर पे आता है, ठीक है, लेकिन इसका डबल करने पे 22 होता है, जबकि इसको 22 नहीं लिखते, इसको लिखते हैं 23। ठीक है, तो लिथियम जो है, लिथियम 3 नंबर पे आता है, तो 3 का कितना होता है? 6, लेकिन इसका कितना होता है परमाणु भार? 7। ठीक है, ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं या फिर हम एक अंदाजा लगाते हैं, तो हमें कुछ कुछ का आइडिया होना चाहिए, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सोडियम में इसका कितना होता है? 33, इसका कितना होगा? 39। ठीक है, अब इन दोनों का क्या बोला? औसत योग। तो औसत कैसे निकालते हैं? माध्य, वो हमने पिछली 9th क्लास के अंदर 15 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि भाई जितने भी है उनको जोड़ लो, जैसे 39 प्लस 7 जोड़ लो और उसमें दो संख्या 2 का भाग लगा दो, तो कितना हो जाएगा? ये 40 और 46 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा? 23। तो इसका कितना आ गया? ये 23। दोनों का योग का 2 का भाग लगाए तो कितना आ गया? 23। तो यही हमारा है डोबेनाइरल का त्रिक नियम। एक बार मैं वापस इसको बता देता हूं कि कैसे होता है। डोबेनाइरल का त्रिक नियम 1829 में आया था। इस वक्त 30 तत्व ज्ञात थे और इसने बोला था, इसके अनुसार इसने 30 तत्वों का एक त्रिक समूह में बांटा और इसने बोला कि हर किसी त्रिक के अंदर प्रथम तत्व का परमाणु भार तीसरे वाले परमाणु भार के औसत योग जो है बीच वाले जो मध्य में है उसका लगभग बराबर होता है। ओके, तो ये हमारा था डोबेनाइरल का त्रिक नियम। आई होप यू एंजॉय इट, बहुत अच्छी चीज थी। अब हम पढ़ेंगे आगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। बहुत इजी है, वो इससे ज्यादा इजी है ना। न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। और ये आया था हमारे पास 1863 में। इस वक्त कुल तत्व क्या थे? 65 तत्व। ठीक है, अब देखो डोबेनाइरल के जो ये डोबेनाइरल का जो नियम था ना, ये 30 तत्व तक ही लागू था। इसके बाद में जैसे जैसे और नए तत्व खोजे गए ना, तो ये जो डोबेनाइरल का नियम था ये वहां पे गलत साबित हो गया। जैसे 30 तत्व था वहां तक ये फॉलो हो रहा था, लेकिन जैसे ही नए तत्व आए 65, जब हमारे पास 65 भी है या 63 भी है ना। अब ये दो ही तीन तत्वों का उनका ऐसा था कि भाई हाँ ये हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, इसीलिए अपन 63, 65 या डोबेनाइरल नियम के अंदर 31 या 30 अप्रोक्स मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं। राइट, सो इसने क्या बोला कि भाई जब 65 तत्व थे, 65 तत्व और आ गए, तो वहां पे ये नियम गलत साबित हो गया। कौन? डोबेनाइरल का। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? अब न्यूलैंड का अष्टक है, अष्टक मतलब क्या होता है? 8। तो जिसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। इसमें 65 तत्व थे, तो उसमें 65 तत्वों को एक सीरीज से जमाया, जैसा कि आपको इमेज दिख रही होगी, है ना। तो इसने ऐसे सीरीज में जमाया। ओके, अब इसने क्या बोला? इसने बोला कि अष्टक नियम है, अष्टक मतलब 8 है। तो इसने बोला कि पहले वाले तत्व जो है अपने 8वें तत्व से समान गुणधर्म रखता है। क्या बोला? जो पहले वाला तत्व है वो अपने 8वें तत्व से समान गुणधर्म रखता है। जैसे मान लो एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, तो पहला जो बच्चा होगा वो 8वें बच्चे के समान लक्षण, समान लक्षण वाला होगा, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड। पर जो ये गलत हुआ, ये क्या है, कैल्शियम ही तक लागू हो रहा था, उसके बाद में वो लागू ही नहीं हुआ, और नए तत्व आए, फिर ये फिर फेल हो गया। फिर जब और नए तत्व आए तो फिर कौन आया था अपने पास? फिर आया था अपने पास मेंडलीव। फिर और नए तत्व आया, तब हमारे पास आया था आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जब बात अपन यहाँ कर रहे थे न्यूलैंड अष्टक नियम, अब जैसे आपको ये इमेज दिख रही है, तो इसमें देखो पहला तत्व कौन सा है? इसमें पहला तत्व है लिथियम। ठीक है, लिथियम से 8वां नंबर देखो कहां आ रहा है? लिथियम से 8वां नंबर सीधा आ रहा है अपने पास सोडियम। तो इन दोनों के समान गुणधर्म होंगे, क्यों? क्योंकि वो 8वें नंबर पे आ रहा है। फिर देखो बेरिलियम आ रहा है, अब बेरिलियम का 8वां नंबर आ रहा है मैग्नीशियम पे, तो इन दोनों का गुणधर्म समान होगा। तो इसने बोला कि भाई ऐसी चीज हमारे पास आती है तो हम यहां तक बोल सकते हैं कि हाँ ये ठीक है, लेकिन कैल्शियम के आगे वाले जब तत्व और खोजे गए थे तो उन पे ये लागू नहीं हो रहा था, फिर 8वें गुणधर्म समान नहीं आ रहे थे, तो ये न्यूटन का अष्टक नियम भी वहां फेल हो गया। इतना समझ में आया? तो आज तक की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये न्यूटन का अष्टक नियम कंप्लीट, डोबेनाइरल का त्रिक नियम कंप्लीट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? मेंडलीव सारणी की और आधुनिक आवर्त सारणी।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद।